चलिए, आपने जिस तरीके से एनिमेशन देख लिया पूरा, आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई करूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं व्हाई पीएमएमसी वर्क ऑन डीसी नॉट एसी। पीएमएमसी हमेशा डीसी पे ही ऑपरेट होता है, एसी पे ऑपरेट नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कुछ चीज़ आपको सीखना होगा। उसके बाद छोटे छोटे हम क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि बहुत को यही दिमाग में होता होगा सर पॉइंटर किस चीज़ का बना होता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो पीएमएमसी के जो पॉइंटर होते हैं ना, चूँकि हल्का होना चाहिए, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर हल्का ही होना चाहिए। तो वो हमेशा क्या होगा, एल्युमिनियम हल्का होता है तो हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वहाँ पे मटेरियल तो एल्युमिनियम का होता है, ठीक है ना। कई बार आपसे पूछता है कि एमीटर को अगर वोल्ट मीटर की जगह पे लगा दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि पहले चलिए मैं देखता हूँ पीएमएमसी वर्क ऑन डीसी व्हाई नॉट एसी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एसी पे काम नहीं करता, सिर्फ डीसी पे काम करता है। तो चलिए पहले इसके बारे में बहुत अच्छा क्यों नहीं समझिएगा। मैं यहां देता हूं आपके सामने एसी है, ये एसी वेव है, ठीक है। एसी मैं अप्लाई करूंगा, एसी करंट की बात करता हूं, ठीक है, करंट जा रहा है, ठीक है, एसी करंट की बात कर रहा हूं। दो कंडीशन होंगे यहां पे। पहला, यहां देखिए पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। एक साइकिल पे बात करूं, जब भी डिस्कस करते हैं हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं। जब यहां पे देखता हूं अगर एसी है, इसका मतलब क्या है समझिएगा एक बार। इसका मतलब बोल रहा है आपसे कि कोई बल्ब है और उसमें जो सप्लाई में अगर एसी दे दिया हूं तो करंट एक बार इधर से जाता है, एक बार इधर से जाता है। एसी का अंदर तो ये होता है, ये ऐसे वेव फॉर्म अगर आते हैं तो करंट एक बार इधर से एक बार इधर से। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट लगातार चेंज होगा, ठीक है, यानी ये एसी है। तो अगर ऐसा कंडीशन बोला जाए, इसका मतलब है जिस सप्लाई से मैं इसको कनेक्ट किया हूं, अगर इस सप्लाई से यहां से कनेक्ट कर दूं, इसको इस सप्लाई से यहां से कनेक्ट कर दूं, एमीटर अगर है मेरा ये, तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट लगातार चेंज होगा, लेकिन पोल तो फिक्स है। ये देखिए पोल का फ्लक्स का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा एक बार इधर से तो दूसरी बार इधर से, एक बार इधर से तो दूसरी बार इधर से, मतलब एक बार इधर से जाएगा, एक बार इधर से, एक बार इधर से जाएगा, एक बार इधर से। ये होगा कि नहीं, करंट का डायरेक्शन चेंज कराए। क्यों? क्योंकि इसका वेव शेप अल्टरनेटिंग होता है। अगर वेव शेप अल्टरनेटिंग है तो देखिए करंट का डायरेक्शन लगातार चेंज करेगा। अब सोचिए, फ्लेमिंग का लॉ लगाइए। करंट का डायरेक्शन मैं एक बार पॉजिटिव हाफ लेता हूं, देखिए पॉजिटिव हाफ, और दूसरा लेता हूं नेगेटिव हाफ, मतलब एक बार इस सेक्शन को और दूसरा बार इस सेक्शन को लूंगा, ठीक है। पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, अगर मैं मानता हूं कि करंट का डायरेक्शन ये, फ्लक्स का डायरेक्शन का ये, तो टॉर्क का डायरेक्शन उधर की ओर, जबकि डीसी में हमेशा उधर ही रहता है ना। डीसी में चूंकि करंट का डायरेक्शन एक ही रहता है, फ्लक्स का डायरेक्शन भी एक ही है, तो टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा उधर ही रहता है। लेकिन एसी में अगर पॉजिटिव हाफ की बात करूं तो पॉजिटिव हाफ में मैं मानता हूं करंट का इधर से ही चढ़ रहा होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन ये है, तो टॉर्क चलिए इधर की ओर, टॉर्क अपवार्ड में कह सकता हूं, उधर को मैं डाउनवार्ड लिख देता हूं, टॉर्क डाउनवार्ड, ठीक है। चलिए पॉजिटिव हाफ में क्या मिला आपको, करंट का फ्लक्स का डायरेक्शन ये, करंट का डायरेक्शन ये, तो हमको टॉर्क का डाउनवार्ड मिला। टॉर्क जो डेवलप हुआ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वो कैसा मिला, डाउनवार्ड मिला, ठीक है। चलिए दूसरा साइकिल, जब एसी में ये नेगेटिव साइकिल गया होगा, इसका मतलब क्या हुआ होगा, देखिए यहाँ पे फ्लक्स का डायरेक्शन में कोई चेंजेज नहीं, करंट का डायरेक्शन में चेंज, तो करंट देखिए टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर आ रहा है कि नहीं। मतलब क्या हुआ कि अभी जब पॉजिटिव हाफ था तो टॉर्क उधर घूमने के लिए जा ही रहा था, पॉइंटर इधर आ ही रहा था, तब तक नेगेटिव हाफ, चूंकि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, तो तुरंत नेगेटिव हाफ अगर आ रहा है तो इसका मतलब है अब टॉर्क बोला कि नहीं पीछे चलो, यानी एक बार आगे जाने तो तुरंत पीछे जाने के लिए उसको भेज दिया गया। तो नेगेटिव हाफ के दौरान क्या देखने को मिल रहा है, फ्लक्स के डायरेक्शन में कोई चेंजेज नहीं, लेकिन करंट के डायरेक्शन में क्या हुआ जी, चेंजेज आ गए। और करंट का डायरेक्शन अगर चेंज आ गया तो आपको डेवलप्ड टॉर्क किधर आ गया जी, ये क्या इसको बोलेंगे, अपवार्ड। इसको क्या बोलूं, अपवार्ड, यानी करंट तुरंत, टॉर्क क्या बोल रहा है कि आगे की ओर आओ, टी डेवलप टॉर्क जो है वो अपवार्ड ऊपर की ओर धकेल रहा है। तो ये रन नहीं किया ना, फाइनली हुआ क्या, रन नहीं किया। इसका मतलब है अगर एसी अप्लाई कर दिया जाए तो एकदम
आप आगे नीचे आ गए, ऊपर नीचे करेगा। ये जैसे ही जाने के लिए यहाँ से 0 से आगे बढ़ा ही था, तुरंत इसको 0 की ओर धकेल देगा। तो यानी इस पॉइंट पर ऑसिलेशन करता रहेगा। ये क्या करेगा? ऑसिलेशन करता रहेगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ लगातार आता जा रहेगा और ये भी ऑसिलेशन करता रहेगा। तो इस तरीके से ये कभी भी एसी पे वर्क नहीं करता पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें होती है, आपके एग्जाम में पूछ देता है, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो एकदम क्या होगा, 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो क्या होगा। सुन लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब एकदम कंसेप्चुअल चीज़ होती है, ध्यान से समझिए। कहता है कई बार फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज कर दिया जाए, फ्रीक्वेंसी कितना कर दिया जाए, 5 हर्ट्ज किया जाए, समझिए। तो फ्रीक्वेंसी अगर 5 हर्ट्ज कर देगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, करंट इधर जाएगा इधर आएगा। इसका मतलब वेव फॉर्म कैसा बनेगा जी, 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एकदम बहुत देर बाद प्लस होगा, बहुत देर बाद नेगेटिव होगा, यही ना होगा जी। बहुत टाइम लेगा पॉजिटिव होने में, बहुत टाइम लेगा नेगेटिव होने में। क्यों? क्योंकि इसका आवर्तकाल देखेंगे तो 1/5, इसका मतलब 0.2 सेकेंड। एक कंप्लीट टाइम लेने में 1 सेकेंड का 5वां भाग ले रहा है, 0.2 सेकेंड, ठीक है ना, 1 सेकंड का 5वां भाग। तो ये तो टाइम लेगा, धीरे धीरे जाएगा प्लस में, फिर धीरे धीरे करंट जाएगा माइनस में। फ्रीक्वेंसी अगर कम कर दिया जाए तो कम कर दिया जाए तो ये पॉइंटर दिखेगा आगे जा रहा है, नहीं पीछे आ रहा है। आपको दिखेगा कि 0.2 सेकंड के लिए आगे जा रहा है, पीछे रहा है। तो इसका मतलब समझिए मेन कंक्लूजन क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो ये आगे पीछे जा रहा है, ये आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि आवर्तकाल इसका बढ़ गया, आवर्तकाल बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी घट गया, इसका मतलब आवर्तकाल घट गया। क्लियर? क्योंकि रिवर्स होता है दोनों। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अगर कम कर दिया जाए तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये आपको दिखेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर हाई हो तो ये इतना ऑसिलेशन करता है बहुत फास्ट, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, आपका आई इतना डिटेक्ट नहीं करता। जिस तरीके से एक बल्ब होते हैं फ्लक्चुएट करते हैं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, फ्लक्चुएट करता है, ठीक है ना, पर अपन डिटेक्ट नहीं कर पाते, मेरा आईज डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है ना, क्योंकि प्लस कभी इधर बल्ब में हाई वोल्टेज, फिर 0, हाई 0, फिर -250, ऐसे वोल्टेज अप एंड डाउन होता रहता है ना, वोल्टेज पल्सेटिंग वेव में होते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण इसके फ्लक्चुएशन नहीं देख सकते, लेकिन ये कम फ्रीक्वेंसी होता है तो फ्लक्चुएशन देखते हैं। आप देखना कभी जनरेटर देख के, जब कोई जनरेटर स्टार्ट करता है उस टाइम फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है तो बल्ब फक 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 करता है ना। आई होप कॉन्सेप्ट वहाँ रखिए, नहीं तो दिमाग कहीं और नहीं रखना है। तो इस तरीके से होता है, लेकिन जैसे ही स्पीड को पकड़ लेता है वो, आपके बल्ब कितना ज़्यादा फास्ट फ्लक्चुएट करता है, लेकिन हमारा आई उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो आई होप इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब हम इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे। जो मैं आपसे क्वेश्चन पहले बोला था, क्या क्वेश्चन बोला था आपसे, बोला था कि पॉइंटर एल्युमिनियम का बनेगा। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं अब टॉर्क कैसे डेवलप होता है, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन लिखे जाते हैं। और जब भी आप मेंस भी करोगे एसएससी जेई के, तो वहाँ पे आपको मेंस में टॉर्क डेवलप टॉर्क के बारे में लिखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि स्टेटमेंट तो आप बहुत ज़्यादा लिखोगे ही, इसके तो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी टॉर्क एक डेवलप थोड़ा सा मैथमेटिकल होता है, इसके बारे में आप लिखोगे और ये जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कैसे यूनिफॉर्म होता है, कैसे नॉन यूनिफॉर्म स्केल मिलते हैं। तो यहाँ पे स्केल यूनिफॉर्म जो होता है आपको मिलता है, स्केल कैसा मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है। चलिए मैं बात करता हूँ डेवलप टॉर्क की। पहले फोर्स पर आप समझिए, फोर्स क्या होता है, NBIL। एन क्या है, ये कोई जो कंडक्टर, देखिए फोर्स कौन एक्सपीरियंस करता है, हमेशा इस एरिया में फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा, कंडक्टर पर एक फोर्स डेवलप होता है, क्योंकि कंडक्टर ही बेचारा किसी फील्ड को कट कर रहा है ना। यहाँ पे करंट कंडक्टर से जा रहा है और ये जो फील्ड को कट हो रहा है, तो कंडक्टर फील्ड को कट कर रहा है, करंट भी जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये कंडक्टर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, यानी खुद में धकेला जाता है अगर वहाँ पे करंट और फोर्स फील्ड हो, ठीक है ना। तो यहाँ दो चीज़ है। एक चीज और मैं बता दूं अब कि शुरुआत में जो नाम लिया मैं, परमानेंट मैग्नेट और मूविंग कॉइल, बताइए जब वर्किंग आपने सीख लिया तो परमानेंट तो मैग्नेट ही था और मूविंग कॉइल ऑब्वियसली कॉइल ही तो मूव कर रहा है ना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। अब चलिए फोर्स पावर होता है NBIL। अब बता देता हूं, जहां पे एक तो ये तो अलग ही फॉर्मूला है, इसको देखेंगे। N क्या है जी, नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर ऑन कॉइल, इस कॉइल में जो कितने टर्न है उसकी संख्या है। B क्या है, फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप, इस फ्लक्स, यहाँ जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उस फ्लक्स की क्या है जी, डेंसिटी है, फ्लक्स का घनत्व कितना है। नेक्स्ट I क्या है, इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, और L क्या है, लेंथ ऑफ द कॉइल। अब ये समझिए यहाँ पे लेंथ क्या है,
जो कंडक्टर का जो इफेक्टिव लेंथ होता है, कभी भी उस लेंथ में, ये तार तो एक बार पूरा लपेट के आया ना, लेंथ में ये शामिल नहीं होता, लेंथ में हमेशा ये शामिल होता है। क्या होता है शामिल? ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। और विड्थ में क्या होता है? ये इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, ये इसका क्या है? विथ टोटल W। क्लियर? ये इसका L है और ये इसका क्या है? W। क्लियर? तो L क्या है? लेंथ ऑफ कॉइल है। अब समझिएगा यहाँ पे चीजों को मैं अच्छे से कर रहा हूँ एक्सप्रेस। यही कॉइल ना इफेक्टिव, अगर यहाँ पे कोई टॉर्क के लिए बोले तो इफेक्टिव के लिए लेंथ यही इफेक्टिव है। जो फील्ड के पैरेलल में हो तो वो इफेक्टिव नहीं है, उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता। तो क्या एक्सपीरियंस होता है कि किसी फील्ड में क्या हो रहा है, किसी फील्ड में ये कंडक्टर, समझिएगा, एक कंडक्टर आगे की ओर बढ़ रहा है, यही चीज होगा। इसको नेग्लेक्ट करिए, क्यों? क्योंकि ये फील्ड के पैरेलल में है, कोई चीज फील्ड के पैरेलल में है तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ फील्ड के करंट जो है 90 डिग्री पे है। फील्ड और करंट के बीच कितना का डिग्री है जी? हमेशा 90 डिग्री का। फील्ड और करंट के बीच कितने का डिग्री है? 90 का। अब यहाँ ये इफेक्टिव नहीं है। चलिए, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बस ये दूरी नहीं लेते कंडक्टर में, इधर लेते हैं। इधर से भी लेंगे तो बस ये दूरी लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्योंकि टॉर्क डेवलप जो है, यहाँ टॉर्क जो डेवलप होता है वो यही के हिसाब से मूव करेगा। ये तो यहाँ रुका रहेगा पर ये आगे पीछे करेगा, मतलब इफेक्टिव टॉर्क यहाँ भी होगा, इफेक्टिव टॉर्क यहाँ भी होगा। ये इधर धकेलेगा, ये इधर धकेलेगा। तो यहाँ से समझिए, टॉर्क जो होगा, जब फोर्स अपन जान रहे हैं, फोर्स तो हम जानते हैं कोई कंडक्टर कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करता है, किन किन चीजों पर निर्भर करता है। NBIL साइन थीटा, अगर आप लोगों को पता हो तो थीटा किस सेंस में लेते हैं वो आप फिर डीसी मशीन के अंदर जाएंगे तो मैं फील्ड के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा डीसी मशीन के अंदर, क्योंकि चूंकि हर चीज को एक साथ कलेक्ट नहीं कर सकता, तो डीसी मशीन के अंदर बताऊंगा एक कंडक्टर किसी फील्ड के इर्द गिर्द जा रहा है तो किस तरीके से वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कितने एंगल पर कैसे क्या करता है, तो बहुत अच्छे से आपको वहां पे समझ आएगी। यहाँ पे समझिए, फोर्स बराबर ये फॉर्मूला होता है। तो क्लियर है, हमारा क्या है, ये है W पूरा, यहां से यहां इसका विड्थ है, ये हमारा L है। अब समझिए, टॉर्क जो होता है, टॉर्क जिसके कारण ये घूमना शुरू करता है वो कहता है हम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो अब ये टॉर्क का है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स तो एक्सपीरियंस कर रही है कंडक्टर, यहाँ का भी कंडक्टर, और डिस्टेंस क्या होगा जी? डिस्टेंस होगा इसके लिए इतना ही, क्योंकि यहीं से मूव करता है। देखिए, ये बीच में सेंटर होता है, ये यहाँ से मूव करता है, इधर वाला इधर मूव करता है। इसका मतलब डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ इसके लिए W/2 होगा और इस साइड के कंडक्टर के लिए W/2 होगा। ये कंडक्टर, ये L है जो कंडक्टर है, इसके लिए W/2 और इसके लिए भी दूरी W/2, क्योंकि ये पॉइंट है, इसका जो सेंटर पॉइंट है ये, यहीं से ये घूमता है। तो हम लेंथ में इसका जो ये लेंगे, विड्थ में ये जो डिस्टेंस लेंगे वो W/2 और यहाँ का भी डिस्टेंस लेंगे वो W/2। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं कि टॉर्क टोटल इस इंस्ट्रूमेंट में, यानी इस कंडक्टर पे टोटल टॉर्क कितने होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। यहाँ भी टॉर्क डेवलप हो रहा है और यहाँ भी इधर खींचा जाएगा तो टॉर्क डेवलप हो रहा है। तो टॉर्क लेफ्ट साइड और राइट साइड कितना डेवलप हो रहा है, तो टोटल टॉर्क कहेंगे लेफ्ट साइड देख लो और टोटल टॉर्क कहेंगे राइट साइड देख लो। तो टॉर्क जब देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, इस कंडक्टर फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है और ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी W/2 है और फोर्स F है। तो यहाँ देखिए, लेफ्ट साइड का फोर्स के लिए FL लिखा हूँ और दूरी कितनी है, W/2। सेकेंडरी साइड फोर्स क्या है, FR राइट साइड के लिए, और ये दूरी कितनी है, W/2। अब देखिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कंडक्टर सेम लेंथ का है, दोनों साइड आधा आधा, देखिए बराबर लेंथ का है। दूसरा, फील्ड जितना यहाँ है उतना ही फील्ड यहाँ है। इसका मतलब है कि सारे चीज तो वही है, किसी फोर्स के लिए देखिए N दोनों साइड के लिए उतना ही बराबर है, फील्ड भी डेंसिटी दोनों साइड के लिए बराबर है, करंट भी दोनों कंडक्टर में सेम रहेगा जाएगा और लेंथ भी दोनों का सेम है। इसका मतलब फोर्स ऑन लेफ्ट साइड और फोर्स ऑन राइट साइड, इसका मतलब दोनों बराबर है। तो यानी मैं यहाँ पे बराबर कर दिया, इसका मतलब अगर इसको करूँ तो आगे सॉल्व यहाँ पे W/2 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, फोर्स इंटू W। अगर आप फॉर्मूला फोर्स का लिख दूं यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम, यानी NBIL इंटू W। अब समझिए L इंटू W क्या दे रहा है, W क्या हो गया टोटल, ये W क्या हो गया, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब मुझे को आगे इंस्ट्रूमेंट ये सबसे काम नहीं है, आपको थोड़ा ये समझना है, ये समझ लीजिए, बस दो चीज समझिए, आप समझ जाएंगे हर चीज। देखिए, अगर यहां मैं बात करूं, लेंथ है इसका ये और विड्थ है इसका ये W, ठीक है, ये कॉइल की बात कर रहा हूं, तो ये दोनों मिलके क्या देगा जी, एरिया। विड्थ ये ऐसा बन गया,
ये लेंथ और विड्थ का गुना कर दूं L इंटू बी, ये W, तो क्या देगा, एरिया दे देगा। तो मैं इसका एरिया की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका एरिया की बात कर रहा हूं। इसका मतलब अगर इसी फॉर्मूले में W इंटू L इंटू डब्ल्यू को मैं लिखूं तो N B I A लिख सकता हूं क्या, एरिया, जहां पे क्या है लेंथ इंटू W, L इंटू डब्ल्यू। आई होप कंसेप्चुअल चीजों को समझ रहे होंगे, एक एक W का मीनिंग समझ रहे होंगे, आई का मतलब समझ रहे होंगे, एल का मतलब समझ रहे होंगे, एरिया का मतलब समझ रहे होंगे कि एरिया क्या हो रहा है, ये पूरा कटिंग सेक्शन का एरिया हो रहा है। अगर इस कोड को यहां से देखा जाए, सरकमफ्रेंस नहीं, एकदम उसको कट कर दीजिए, फिर जो फ्लैट एरिया दिख रहा है ये एरिया, वही होता है ये एरिया। क्लियर। अब यही का फॉर्मूला होता है, हालांकि डेवलप टॉर्क जो होता है NBIA, याद रखने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, BINA, बीना याद रखने के लिए क्या रखना है, बीना। यस, इसका मतलब अरेंजमेंट बस कर दिया, BINA, बीना आपको ज्यादा याद रहता है ना, तो बीना से आप याद रखना डेवलप्ड टॉर्क। अगर ये डेवलप्ड टॉर्क है तो हमको कैसे डेवलप टॉर्क हुआ है बताइए, जब मैंने जैसे ही करंट दिया तो ये टॉर्क डेवलप हुआ, दैट टॉर्क इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, TD, दैट टॉर्क इज नोन एज TD, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो यहां से चीजें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया, तो क्या इसी को मैंने बोला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है इंस्ट्रूमेंट का बीना पे डिपेंड करता है। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी बोला जाता है, जो डेवलप होता है इंस्ट्रूमेंट में करंट देने से, तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी। और चीज ध्यान रखना है, तो TD बराबर BINA साइन थीटा भी होता है, जहां पे थीटा हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। अगर आप देखोगे वेक्टर फॉर्म, यानी जो आपके इसके कंडक्टर है, कॉइल का करंट जा रहा है, और जो इस पे जो आपका वेक्टर एरिया होता है, दोनों एक दूसरे का हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और दोनों परपेंडिकुलर होने के कारण ये 90 डिग्री, इसीलिए यहाँ पे साइन थीटा आप लिखिए, नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और फाइनली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए बी ना ही रहता है। अब समझिए, अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, फ्लक्स डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट, करंट वेरिएबल है, करंट ज्यादा कम हो सकता है कहीं मापने जाएंगे तो, टर्नों की संख्या आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार बन गया तो बन गया फिक्स, एरिया भी इंस्ट्रूमेंट का जो एक बार बन गया। इसका मतलब ये कांस्टेंट थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब साइन 91 तो है ही। इसका मतलब TD हमेशा मैं कह सकता हूं बराबर K इंटू आई, करंट पे खाली निर्भर करता है। अब यहां समझिए, तो TD समानुपाती क्या हो गया, करंट, TD समानुपाती करंट। इसका मतलब अगर इस इंस्ट्रूमेंट में करंट बढ़ाऊंगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ेगा, इस इंस्ट्रूमेंट में करंट बढ़ाऊंगा तो टॉर्क बढ़ेगा। ऑब्वियसली आ गया। अब सोचिए, जो हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया था, करंट का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा रहेगा, स्प्रिंग को धकेल कर उतना ही आगे बढ़ने का कोशिश करेगा। क्लियर ना। तो इससे आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको बोलते हैं, बताइए यूनिफॉर्म हो गया कि नहीं। अब चीज समझिए, ये हो गया हमारा, ये इसके प्रोपोर्शन हो गया, ये हमारा फर्स्ट। इंस्ट्रूमेंट में जैसे आपने सप्लाई दिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप टॉर्क हो गया TD। तो मैं देख रहा हूं ये है TD किसके समानुपाती, करंट के समानुपाती है। कोई बराबर भी करना चाहे तो TD बराबर KD कर देता हूं इंटू आई। इसी को मान लीजिए क्वेश्चन 1, ठीक है ना। अब समझिए, यहां से इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से टॉर्क आ रहे हैं ये देखिए। एक तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया, दूसरा स्प्रिंग इसको टाइट हो रहा है, जैसे आपका ये टॉर्क आया तो स्प्रिंग टाइट हो रहा है, तो कौन सा टॉर्क आएगा जो एग्जिस्ट करेगा, हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। बारीकी से देखिएगा चीजों को, ठीक है ना। ये सब चीज पढ़ा चुका हूं, कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब क्या होगा, जब इस पॉइंटर हमारा, ये पॉइंटर मान लीजिए हमने 1.5 एम्पियर का एग्जांपल लिया था, ये यहां पे रुका, इसका मतलब इधर से TD जा रहा था और इसको अपोज कर रहा था कौन, TC, एक दूसरे का विरोध कर रहा है। अगर विरोध करने की बात करिए तो हम कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, TD जहां रुक जाएगा वहां पे TD किसके बराबर हो जाएगा जी, TC के। TD किसके बराबर होगा, TC के। तो बराबर कर दीजिए, TD क्या हमने निकाला था, ये KD इंटू आई बराबर TC क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है, हमने स्प्रिंग में देखा था KC इंटू थीटा। तो यहाँ KC इंटू थीटा, इसका ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीजों को अगर करेंगे फिर समानुपाती हटाएंगे तो मैं ये कह सकता हूं थीटा समानुपाती टू
करंट, थीटा किसके समानुपाती है, करंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट आ गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यहीं से पता चलता है कि इंस्ट्रूमेंट में करंट बढ़ेगा तो थीटा डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो थीटा डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। इसका मतलब समझिए, अगर इंस्ट्रूमेंट में करंट, इस इंस्ट्रूमेंट के कॉइल में करंट बढ़ेगा तो ये आगे की ओर बढ़ेगा। पहले मान लीजिए जीरो पे था, ये जीरो पे था, उसके बाद अगर यहाँ आया तो इन दोनों के थीटा बढ़ा कि नहीं, ये पॉइंटर थीटा एंगल से मूव, क्योंकि ये पॉइंटर कैसे घूम रहा है, ऐसे सर्कल में, तो सर्कल में तो थीटा लेंगे ना। ये देखिए यहाँ था, बाद में यहाँ आया, इसका मतलब ये बना ना ये थीटा। तो ये किस पे निर्भर करेगा, करंट। करंट अगर मान लीजिए 2 एम्पियर है तो ये थीटा बढ़ेगा, यहाँ आएगा। करंट किसी ने बोला 4 एम्पियर कर दो तो थीटा और बढ़ेगा, क्लियर ना। तो किसके समानुपाती हो गया, करंट के समानुपाती क्या हो गया, पॉइंटर का डिफ्लेक्शन। तो यानी इसकी को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या दिखाता है, लीनियर स्केल को दिखाता है। ये किसको दिखाता है, लीनियर स्केल को दिखाता है, पीएमसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला हमारा, लीनियर स्केल मतलब हमेशा करंट जितना बढ़ेगा उसके समानुपाती में थीटा बनेगा। इसका मतलब स्केल यूनिफॉर्म इसीलिए बनता है, ये समझिए, स्केल हमेशा कि कभी भी रहे गैप उतना ही रहेगा, जितना करंट बढ़ेगा समानुपाती में एंगल बनता जाएगा। तो 1 0 1 2 3 इस तरीके से। तो इसीलिए गैप नहीं होता, जो गैप जो होता है ना समान होता है, चूंकि थीटा है। अगर यही ऐसा होता थीटा समानुपाती आई स्क्वायर, तो करंट अगर 2 बढ़ा तो ये 4 बढ़ा, करंट 8 बढ़ा तो ये 64 बढ़ा, तो लीनियर नहीं है, तो फिर ऐसा स्केल नहीं बनता। लेकिन अभी कैसा स्केल है, करंट के समानुपाती है, तो स्केल ऐसा ही होता है, इसी को बोला जाता है लीनियर स्केल। स्टार्टिंग में इसीलिए बोला था इसका स्केल लीनियर होता है, क्यों होता है ये आपने यहाँ देख लिया। तो आगे की वीडियो में इसके एडवांटेज देखेंगे और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी देखेंगे, और मेन रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर देखेंगे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो एक चीज़ और कुछ खास बात मैं बता दूं कि आगे के वीडियोस आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे, गूगल ऐप पे जाओगे, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे, तो वहां पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर डालेंगे। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके द्वारा जितने क्वेश्चंस एराइज होते हैं मैं सबको डिस्कस करता हूं, क्योंकि ऑफलाइन का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो चुका है कि बच्चे कब क्या पूछेंगे, एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूं। वो बात अलग है कि कभी कोई चीज़ जो आप जिस टाइम पूछ रहे होंगे वो हो सकता है कि लेट हो, पर आएगा ज़रूर, स्किप नहीं करेगा, एक एक चीज़ आपको बहुत मिलेगा। नहीं तो लास्ट तक आपको क्वेश्चंस के अंदर तो डिस्कशन वो होके ही रहेगा, मिस नहीं कर सकता किसी भी लेवल के एग्जाम में जाएंगे तो। आई होप आज का क्लास आपके लिए बेहतरीन रहा होगा, और आगे आने वाले उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्लास होंगे वो भी उतना ही बेहतरीन होगा। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे।